हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप तो हम आपको बता रहे थे वेक्टर एनालिसिस के योग के बारे में। हमने बताया था कि कोई दो वेक्टर हैं, अगर उन दोनों वेक्टर के परिमाण दिए हों तो उनके योग का जो परिमाण होगा वो कितना होगा। ये फार्मूला हमने आपको प्राप्त करवाया था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो थोड़ा वीडियो रेगुलर ना भी मिल पा रहा है तो कोशिश करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं। अभी उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो थोड़ा उसी पर चल करके हम देखते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन यहीं से है। थोड़ा समझिएगा उसको तो समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो, समझना है वेक्टर एनालिसिस, तो इसके पहले वाला वीडियो आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया था, हमने दो वेक्टर लिया था, कोई वेक्टर ए लिया था और वेक्टर बी लिया था। उनके बीच कोण थीटा माना गया था, या पहले से ऑलरेडी है। अगर कोण रहेगा थीटा तभी उनके योग के बारे में हम लिख सकते हैं। तो यानी एनालिटिकल मेथड यानी मैथमेटिकल मेथड था दो वेक्टर के योग का। अगर उनके परिमाण दिए हों, उनके बीच का कोण दिया हो, तो उनका जो रिजल्टेंट योग होगा और योग का परिमाण जो होगा वो कितना होगा, वो हमने आपको बताया था। जो वेक्टर आर आया था, आर का परिमाण आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने आपको प्राप्त करवाया था। ये कैसे आए थे, कोई वेक्टर ए था और दूसरा कोई वेक्टर बी था तथा उनके बीच का कोण क्या है, थीटा था। और आर क्या है, आर इनके योग का परिणामी वेक्टर है। योग का परिणामी वेक्टर वेक्टर आर है। तो योग जो है, योग क्या है यानी परिणामी कितना है, वेक्टर आर था। और वेक्टर आर है और आर के ऊपर वेक्टर नहीं लिखा था, आर वेक्टर आर का ये परिमाण है। तो उनके योग का यानी दोनों वेक्टर्स का अगर परिमाण दिया हो, उनके बीच का कोण थीटा दिया हो, तो पूछा जाए उनका योग योग का परिणामी कितना होगा, तो कितना होगा, इतना होगा। इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो वैल्यू निकल करके आएगी, ये योग का परिणामी है। थोड़ा सा हम फिगर भी बनाते हैं तो देखिए, जैसे कुछ नहीं लिया गया था, समांतर चतुर्भुज जो ज्योमेट्रिकल मेथड में हमने आपको बताया था कि वेक्टर के योग का को हम समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि बताए थे। बहुभुज विधि भी होता है, उसमें कई ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे उसमें तीन वेक्टर्स से मतलब दो वेक्टर्स से ज्यादा रहेंगे, 3, 4, 6 कुछ भी रहेंगे तो उसको हम बहुभुज विधि से जोड़ते हैं। तो हम मैथमेटिकल मेथड बता रहे थे दो वेक्टर के योग का। हमने कहा था कि कोई वेक्टर ए लेते हैं, कोई वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए है, और कोई दूसरा वेक्टर बी था। इनके बीच जो कोण था वो कितना था, थीटा था। तो हम लोग इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि में यही तो होता है कि इसको हम एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं और उसका जो विकर्ण होता है वही उन दोनों वेक्टरों का योग होता। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आप वो वीडियो पहले वाला देख लेंगे तो अच्छी बात होगी। अब देखो, समांतर चतुर्भुज बना दिया गया, जितना ये इसका परिमाण होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन गया और समांतर चतुर्भुज बन गया तो हम लोग एक विकर्ण इसका खींच सकते हैं, और जो विकर्ण खींचे वही वेक्टर आर माना जाएगा। आई बात समझ में? मान लेते हैं यहाँ हम ओ, वेक्टर बी लिखा हुआ है, वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, वो भी मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब अभी इसमें हम और कुछ किए थे, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सीधा खींच देते हैं हम। तो यही किया गया था। अब लग रहा है समांतर चतुर्भुज, लग रहा है, आप लोग मान लीजिए कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं
और फिर यहाँ से लंब भी डाला गया था, याद कीजिए, यहाँ लंब डाला गया था। ओ एस आर मान लेते हैं, आर यहाँ है, यहाँ पी मान लेते हैं, पी क्यू, टी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब फिर बताए थे, देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना कोण माना गया था, थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा, झुकाव कोण वही तो है, सीधी रेखा आगे बनी हुई है। तो यहाँ पर जो वेक्टर आर यानी आर का परिमाण आया था, एक बार लिख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। कैसे हम लोग निकाले थे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे। किस त्रिभुज में लगाए थे, इस वाले त्रिभुज में लगाए थे, ओ क्यू टी में। माना गया होगा दूसरा कुछ, लेकिन ये समकोण त्रिभुज क्योंकि यहाँ ये लंब डाला गया है और आपको वेक्टर आर ही चाहिए, तो वेक्टर आर चाहिए या वेक्टर आर का परिणामी आर चाहिए, तो आर तभी मिलेगा जब ये पूरा और ये पूरा ये समकोण त्रिभुज मिलेगा, एक कर्ण मिलेगा, तो कर्ण हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा दिए थे, तो ये आपको मिल गया था। इतनी चीजें हम आपको बता चुके हैं, समझना होगा। आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसके पहले वाला। अब एक चीजें यहाँ और थी, हमने एक कोण नहीं माना था कि जो परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मिला है वो भी एक कोण बना रहा है। हम मान लेते हैं कि सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा मान लेते हैं। तो ये भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो परिणामी वेक्टर होगा, दो सदिशों के योग का जो परिणामी वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, आएगा समझे, यानी परिणामी के और वेक्टर के बीच में कितने अंश का कोण होगा, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ए के साथ हमने मान लिया, बी के साथ अगर ज्ञात करना है तो थीटा में से अल्फा घटा देंगे, तो बी के साथ बनने वाला कोण निकल जाएगा, और क्योंकि हम अल्फा ए से माने हैं तो ये भी होगा, यही तो चाहिए। तो ये इतनी चीजें मिली थी, ये वाला फार्मूला हम नहीं ट्राई करेंगे, हम केवल अल्फा कोण ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो किस त्रिभुज में, हम त्रिभुज ओ टी क्यू में, त्रिभुज ओ टी क्यू में, देखो ओ टी क्यू समकोण त्रिभुज है, और कोण हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा। अल्फा ज्ञात करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, QT है, QT अपान आधार कितना है, OT है, OT है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको QT चाहिए और हमको क्या चाहिए, OT चाहिए, OT। अब तो सबसे पहले हम लोग QT निकालते हैं। QT कैसे निकलेगा, देखो ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा था, इसी लाइन आगे बढ़ाया गया है, ये और ये समांतर हैं तो थीटा बना है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा हो गया। अब अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, इसका परिमाण अगर बी है तो इसका परिमाण भी बी होगा। और यहाँ क्या पता है, हमको चाहिए क्या, अब इसमें देखो ये भी एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनना है जिसमें कि कर्ण जो है वो एस क्यू है और QT जो है वो लंब है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, QT क्या पता है, ये कोण पता है और कर्ण भी तो पता है। ये समकोण त्रिभुज बनाना कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज QST समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी हम लगा सकते हैं क्या क्या चाहिए, लंब चाहिए, लंब चाहिए, और कर्ण कितना है, बी होगा। बी क्यों होगा, क्योंकि ये जब समांतर चतुर्भुज था तो जितना ये होगा उतना ही होगा, तो अर्थात ये भी वेक्टर बी होगा। या परिमाण लिखे तो बी, सदिश लिखे तो वेक्टर बी, तो बी ही हम लिखते हैं। तो हमको QT चाहिए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, QT अपान कर्ण। देखो ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण तो बना, आधार कोण थीटा माना गया है, तो QT अपान
बी, यानी क्यू टी बराबर क्या हो गया, बी साइन थीटा। क्यू टी बी साइन थीटा होगा, समीकरण 2 मान लेते हैं। अभी हम tan अल्फा केवल ज्ञात करना चाह रहे हैं, यही और कुछ नहीं। tan अल्फा ज्ञात करने के लिए क्यू टी चाहिए और ओ टी चाहिए। अगर समझ में, तो क्यू टी कितना मिला, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मिला है। अभी हमको ओ टी चाहिए। ये आप लोग उस फार्मूले में ज्ञात कर चुके हैं जहां से ये आया था, क्योंकि हम वहीं इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। आप लोग अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो tan अल्फा जो कुछ भी होगा आप वहाँ जो फिगर बनाए होंगे, जो माने होंगे उसी हिसाब से, क्योंकि हम वहाँ पर tan अल्फा नहीं निकाले थे तो यहाँ पर हम फिर से निकालना बता रहे हैं कि कैसे निकले। वहाँ भी यही ज्ञात किया गया था, वहाँ भी इसको ज्ञात किया गया था। ये पहले ए पता है इतना, फिर निकालेंगे, इतना निकालेंगे तो यहाँ cos थीटा लगाएंगे। तो ओटी कैसे निकलेगा, ओटी जो बना है ओएस से मिलकर बना है और एसटी से मिलकर बना है। ओएस हमको ऑलरेडी पता है कितना होगा, ए होगा, और ये कितना होगा, एसटी। यहाँ हम cos थीटा लगा देंगे, क्योंकि cos थीटा इसलिए लगाएंगे कि आधार है, हाँ आधार पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि एच टी पान बी, और एच टी बराबर बी cos थीटा। तो ए और एच टी, तो यहाँ बी cos थीटा आया, तो ये भी समीकरण 2 हो गया। tan अल्फा हम आराम से लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर क्यूटी का मान बी साइन थीटा अपान ओटी का ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या, ये tan अल्फा बराबर है, या क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा। अल्फा क्या कोण माना गया था, अल्फा जो कोण माना गया है वो माना गया है वेक्टर ए के साथ जो परिणामी वेक्टर आर है वो कितने अंश का कोण बनाता है, या परिणामी और वेक्टर ए के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना कोण बन रहा है, वही अल्फा माना गया है। तो अगर इसको कोण को ज्ञात करना है तो हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे। ये हमारे बताने का मतलब हुआ। आप उस फार्मूले में भी हम डायरेक्ट ये चित्र जहाँ बना था वहीं पर आप लोग tan अल्फा लगा देना, वहाँ पर इसका मान पूरा ज्ञात किया गया था, इसका डायरेक्ट इसको हम वहाँ पे रख देंगे। एक बार समझ में, तो ये tan अल्फा के बारे में हो गया। एक बार फिर बता देते हैं, अल्फा क्या था, अल्फा वेक्टर ए के साथ और परिणामी के बीच बना कोण, परिणामी और वेक्टर ए के बीच बना कोण। वेक्टर बी के और परिणामी के बीच कितना कोण बनेगा, तो थीटा में से अल्फा घटा लोगे तो इसके बीच का कोण नहीं निकल जाएगा, वो तो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना छुटा था उस टॉपिक में, आप लोग नेक्स्ट इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये योग के बारे में था, योग में हमने ज्योमेट्रिकल मेथड में बताया था, ट्रायंगल मेथड और वो समांतर पैरेललोग्राम मेथड बताया था, और फिर पॉलीगॉन मेथड यानी बहुभुज विधि हमने आपको नहीं बताया है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें ट्रायंगल मेथड का ही यूज किया जाता है। उसके बाद में और ये एनालिटिकल मेथड था, यानी गणितीय विधि परिणामी ज्ञात करने के लिए, जहाँ पर आपको गणितीय रूप में दिया गया हो तो उसके लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। कब मैक्सिमम होता है, जो वेक्टर का योग होता है वो भी हमने बताया था, थीटा बराबर 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सबसे कम कहाँ होता है, 180 पर कम होता है, बात समझ में। तो वो बताया था, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो अब कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन घटाव के बारे में। जोड़ ही घटाव है, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड में, ट्रायंगल मेथड से हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ट्रायंगल मेथड याद कीजिए, जो जोड़ का था, योग का ट्रायंगल मेथड, उसमें कहा गया था कि एक जैसे कोई दो वेक्टर दिए हों, वेक्टर ए
और वेक्टर बी, कोई वेक्टर बी है और ए है, तो इन दोनों को क्या करना था, इसको विस्थापित करके इसके जो है एक का पश्च सिरा होना चाहिए, एक का अग्र सिरा, इसको ऐसे तो विस्थापित किए थे, योग के लिए बता रहे हैं कि घटाने के लिए बताते हैं। वेक्टर ए ऐसे रहेगा और वेक्टर बी को विस्थापित करके हम लोग इसके अग्र सिरे पर ले आते हैं, और विस्थापित करने का सेम मतलब यही होता है कि जो हम इसको क्या कैसे विस्थापित करेंगे, इसके मान में परिवर्तन ना हो, समांतर विस्थापित करते हैं, किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित करते हैं तो वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ विस्थापित करते हैं इसके अग्र सिरे पर, एक का पश्च सिरा होना चाहिए, एक का अग्र सिरा होना चाहिए, किसमें, ट्रायंगल मेथड में। और समांतर क्रम मेथड में यानी पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, वहां पर जो होता है दोनों का पश्च सिरा ही होता है। अगर आप लोग इसके दो पहले वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर बी ही है। अब इस त्रिभुज को अगर हम पूरा कर देते हैं तो जो त्रिभुज की भुजा होती है वही इन दोनों वेक्टर के योग के परिमाण के बराबर होती है, इन दोनों के वेक्टर का योग कहलाता है। ये किसमें बताए थे, ज्योमेट्रिकल मेथड में, ट्रायंगल मेथड से वेक्टर के योग के बारे में। तो यहाँ अब क्योंकि हम लोग घटाना देख रहे हैं तो हम बता देते हैं कि जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखा है, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं। देखो, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा है यार। वेक्टर ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें केवल देखने में अंतर है, वैल्यू एक ही है, यानी वेक्टर ए लेंगे और उसमें जोड़ेंगे कितना, वेक्टर ए रहेगा उसमें जोड़ेंगे कितना, माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर अगर बी दिया है तो बी माइनस बी कैसे मिलेगा, बी की दिशा को विपरीत कर देंगे तो माइनस बी बन जाएगा। जब हमने वेक्टर की पहचान के बारे में बताया था, हमने कहा था अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, अगर ए और बी के परिमाण बराबर हैं तो इसको हम यानी कि चाहे इसको हम वेक्टर माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं, ऐसा समझ में, क्योंकि ए की दिशा का ही विपरीत है और सब समान है। तो ऐसे यहां भी होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब चित्र बनाते हैं तो जैसे कोई वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है और फिर कोई वेक्टर बी है। अब हमको योग का परिमाण यहाँ नहीं दिखाना है, इनका अंतर दिखाना है। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ विस्थापित कर दें, ऐसा नहीं है। इसको हम देखो, इस फार्मूले को ऊपर के देखो, वेक्टर ए तो रहेगा ही जैसे था, चिन्ह वैसे है, हम घटा रहे हैं बी को, ठीक है। तो वेक्टर ए ऐसे है, बी को घटा रहे हैं तो इतना देखो, यही चीज ये लिखा है। अब वेक्टर ए में अगर हम जोड़ दें माइनस बी को, अगर सोच लें, देखो वेक्टर ए में अगर हम जोड़ दें माइनस वेक्टर बी को तो वही क्या कहलाता है, वेक्टर ए माइनस बी भी कहलाएगा। तो अब क्योंकि हमको बी है, माइनस बी कैसे मिलेगा, इसको ठीक घुमा दो, कितना घुमाओगे, ऐसे पूरा घुमा देते हैं, यानी पूरी दिशा विपरीत कर देते हैं। तो ये अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर देंगे और तब विस्थापित करके लाएंगे। तो पहले अगर वेक्टर बी कहीं बना है तो माइनस वेक्टर बी हम बना सकते हैं। माइनस वेक्टर बी कैसे बनेगा, ये माइनस वेक्टर बी है, देखो परिमाण तीर की लंबाई वही करेंगे और दिशा विपरीत कर देंगे तो ये माइनस वेक्टर बी हो गया। ये अगर बी है तो ये माइनस बी है, तो ये अगर बी है तो यही तो हमको करना है, ए में कितना जोड़ना है, माइनस बी जोड़ना है। ये कितना है, माइनस वेक्टर बी है, देखो ध्यान से। और अगर ये माइनस वेक्टर बी है तो ये अब क्या हो गया आपका, इसी त्रिभुज को हम क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, और जब पूरा कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर, और वेक्टर आर क्या कहलाएगा, इन दोनों के अंतर कहलाएगा। ये बात समझ में, वेक्टर आर, देखो वेक्टर ए प्लस जोड़ रहे हैं क्योंकि ये जोड़ना ही कहलाता है, जोड़े कितना है, वेक्टर बी नहीं माइनस वेक्टर बी। अगर वेक्टर बी जोड़े होते तो फिर ऐसे होता, माइनस बी जोड़े तो वेक्टर बी ऐसे हुआ। तो ये क्या हुआ आपका, केवल समझने के लिए है, इस सवाल में इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन आना चाहिए
तो कैसे जोड़ते हैं। तो कुल मिला के वेक्टर के अगर घटाव में यानी सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं तो जोड़ के जगह पे अगर घटाना है आपको तो उसकी माइनस परिमाण सदिश के माइनस को यानी दिशा विपरीत करके हम उसी में जोड़ देते हैं तो वो वेक्टर का घटाव हो जाता है यानी घटाना हो जाता है। तो ये आया, ये ज्योमेट्रिकल मेथड था। अब थोड़ा फार्मूले वाला भी हम बता देते हैं, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। अब थोड़ा मैथमेटिकल मेथड से हम बता देते हैं। दूसरा थोड़ा ज्योमेट्रिकल बताए और दूसरा क्या होता है मैथमेटिकल बता देते हैं या एनालिटिकल भी बोलते हैं। तो एनालिटिकल मेथड एनालिसिस करना, वैसे एनालिटिकल मेथड है। तो हम लोग उसी पर चलेंगे, उसी पर जैसे चले थे। हम लोग क्या ज्ञात किए थे, एक चीज ज्ञात किए थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये नहीं ज्ञात किए थे इसका परिमाण। तो इसके परिमाण को हम बताए थे, ये ऐसे तो लिखा जाता है, ये कितना आया था आर, और जब ये आर आया था तो इसको कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखे थे। ये आप लोग योग वाले में कर चुके हैं। अंतर वाले में क्या होगा, अंतर वाले में ये इसका परिमाण क्या था, हमारे पास क्या था, वेक्टर ए था वेक्टर बी था और उनके बीच कोण थीटा था। तो उनके योग का जो परिमाण था, योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी योग, और परिमाण का मतलब माड लगा दिए और इसके परिमाण को किसके माने थे, आर से। फार्मूला कितना आया था, इतना आया था, तो ये हुआ। अब इनके अंतर का परिमाण, यही तो घटाने में हमको देखना है। तो अंतर का परिमाण ए, ऐसे पहले लिखते हैं, देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। और जब ये लिख सकते हैं तो यही चीज, ये फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अर्थात माड को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, माड को भी ऐसे लिख सकते हैं, और जब माड को ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर आर माना गया था, आर डैश मान लेते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां ध्यान देंगे बी की जगह पे योग का फार्मूला ही लगा रहे हैं, लेकिन जहां ए है वहां तो ए रहेगा ही, लेकिन फार्मूला सेम ही यूज होगा। लेकिन जहां बी है वहां माइनस बी यूज होगा। अब क्योंकि बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा बी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, वहां माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, प्लस 2ab और बी की जगह पे माइनस बी कॉस थीटा। अगर समझ में, ये फिर फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये क्या है, आर डैश। आर डैश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंतर का परिणामी या उनके घटाने का परिणामी है, उनके अंतर के घटाने का परिणामी या परिमाण, परिमाण भी इसको बोलते हैं माड, इसी का तो माड है। तो ये है आपका, ऐसा समझे। तो अगर कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हों, उनके अंतर का परिमाण अगर आपको ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको ए और बी दिया है, उनके बीच का कोण दिया है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, यही यूज होगा। यानी योग का है ये फार्मूला और ये है अंतर का फार्मूला है। आई बात समझ में, कैसे आता है, इसी से हम लोग इसको प्राप्त कर लिए हैं। यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वहां लिख करके बताए थे कि ए में ही हम जोड़ दें माइनस बी को तो वो ए माइनस बी ही होता है। तो अगर हम, तो अगर क्योंकि बी की जगह पे हम फार्मूले, इस फार्मूले में माइनस बी लिखेंगे और प्लस, तो प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाला फार्मूला लगा दी। अब क्योंकि बी की जगह पे माइनस बी लिए थे तो जहां बी है वहां माइनस बी कर दिए, यहाँ पर माइनस बी करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, यहाँ माइनस बी करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला नया बन करके आर डैश मान लिए हैं। आर डैश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंतर का परिमाण है। बात समझ में, तो ये आपका फार्मूला आया, ये अंतर का फार्मूला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाले वीडियो में तुरंत आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, कंपोनेंट आएंगे IJ के, फिर कहानी शुरू होगी। थोड़ा सा एक
तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे और एक tan अल्फा वाला जो फार्मूला बनाया है उसको भी, 3 फार्मूले आप याद रखेंगे। ये अंतर का है, ये योग का। तो एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो भी बहुत कम लोग आपके लोगों में वीडियो देखते हैं, तो अगर आप लोग वीडियो देखिए, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो हमारा मन लगेगा। अन्यथा तो जब आपका मन नहीं तो हमारा भी मन नहीं लगेगा, तो मन नहीं लगेगा तो पढ़ाएंगे क्या। तो जिसको जिसको पढ़ना है, 4 से अगर इंटरेस्ट दोगे तो पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। फिर फिलहाल हमने फिर वीडियो बनाना शुरू किया है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो बनाना ना बनाना वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट दोगे तो हम कैसे भी वीडियो बनाएंगे। और अभी तो शुरू हुआ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप समझना चाहोगे। कमेंट करके बताइए और देखिए रेगुलर वीडियो, तो फिर वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर तो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। एक कोई वेक्टर है, वेक्टर के ए है, एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए का परिमाण दिया है 3, ऐसे ए बराबर 3 बी बराबर 3 ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वो प्रश्न में आपको खूब घुमाता है। बता दे रहे हैं 3 है, क्या क्या है, वेक्टर ए का परिमाण 3 मात्रक, वेक्टर ए का परिमाण 3 मात्रक। अब वेक्टर ए के परिमाण को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो या तो मॉड आप वेक्टर ए लिखिए या तो ए लिखिए, ए बराबर 3 मात्रक, वेक्टर बी का परिमाण जो है वो कितना है, 4 मात्रक दिया है, 4 मात्रक है, तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच, वेक्टर ए व वेक्टर बी के योग का परिमाण 7 मात्रक है, ये प्रश्न में दिया है। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला यही है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ हमको कोण ज्ञात करना है, क्या दिया है, वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड ऑफ ए या ए, वेक्टर बी का परिमाण यानी मॉड ऑफ बी या बी, और योग का परिमाण किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, रखेंगे तो 7 बराबर आएगा, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण ही है, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 9 नहीं है, क्या है 4 है, 2 3 और 4 और इंटू कॉस थीटा आएगा समझ में। अब अंडर रूट हटेगा तो दोनों तरफ बंद कर देंगे, वर्ग करेंगे, इधर आएगा 49 और 3 3 9 और 4 4 16 और 16 9 25 प्लस 12 कॉस थीटा आएगा, ये इधर जाएगा यानी 12 कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 49 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 24 कॉस थीटा बराबर 2 या 16 9 25
24, अच्छा ये क्या थे 12 गुना 24, यहाँ भी 24 होगा। अभी तो पहले 2 आएगा तो कॉस में 2 का वैल्यू आपको खोजना पड़ेगा, या तो इनवर्स में लिखना चाहेंगे। अब कॉस थीटा बराबर 1 आएगा। अगर कॉस थीटा बराबर 1 आया है तो कॉस कितने का मान 1 होता है? कॉस कितने का मान होता है? 0 का। यानी 1 को हम कॉस 0 लिख सकते हैं, और ऐसे 1 को बनाते हैं तो कॉस 0। आप लोग मैथ बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो थीटा बराबर 0 अंश आपका आंसर आएगा। थीटा क्या था? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण था। आएगा समझ में? तो अभी न्यूमेरिकल आपके शुरू होने हैं। नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमने बातें आपको बताई हैं वो आप ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट आप लोग देंगे तभी हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।